Hello, guys. Welcome back to GS by Priyanka. This is lecture number 5, and today we are going to discuss dimensions of ethics. And then later on, there are some theories that we're going to discuss. Then a question, PYQ, and then a case study. And in the last, I will give you one assignment that you have to do. Okay, let's start with the topic dimensions of ethics. See, ethics has almost 4 dimensions that I have written down, which is the first one is personal ethics. Personal ethics simple है, every person to person ethics vary करती है. हमने last classes में we have read it lot about it, right? Absolute ethics, relative ethics क्या है, right? Every person के according क्या चीज़ right है, क्या चीज़ wrong है, वो vary करता है, right? ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स का. रोल ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, ऑल थिंग्स एक्सेट्रा, राइट. देन कम सोसाइटल एथिक्स, दैट ऑल्सो वी रीड कि जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, अदर फैक्टर्स. देन द फोर्थ वन इज एथिक्स फॉर फ्यूचर वर्ल्ड, दैट इज सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल. सो दीज आर द 4 एथिक्स. यानी फ्यूचर के लिए एथिक्स का इसका मतलब ये है कि हमको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है सो दैट हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ लेफ्ट करें, छोड़ कर जाएँ. दैट्स फॉर एथिक्स फॉर फ्यूचर वर्ल्ड. सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है. ओके, सो मैंने थोड़ा सा लिखा है टू टेल यू मोर अबाउट इट. पर्सनल एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो है आपस में कनेक्टेड है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते. हाउ? Because most of us are destined to spend majority of our lives be it working for MNC और government. हम लोगों ने मोस्टली हम सब लोग अभी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं ना, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. तो वहाँ पर हमारी पर्सनल एथिक्स भी यूज़ होनी है, ऑर्गेनाइजेशनल भी. सो वी कांट सेपरेट इट क्योंकि एवरीबडी इज़ गोइंग टू वर्क, राइट. सो दीज बोथ आर कनेक्टेड. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू बी सिम्पैथेटिक टू द वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी के साथ हमने किसको लिंक कर दिया? ऑर्गेनाइजेशंस को. ऑर्गेनाइजेशंस को सिम्पैथेटिक होना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होगा. सोसाइटल एथिक्स आ गया. फोर्थ डिमेंशन विच इज़ अबाउट एथिक्स फॉर फ्यूचर वर्ल्ड. सो व्हाट डज इट से? दैट बिलोंग्स टू टुमारोज जनरेशन and is used to describe responsibility of present generation to safeguard interests of future generation. As I said कि future generations के लिए भी resources छोड़ने हैं, उनके interest को safeguard करने की responsibility को it explains. Next जो ये line लिखी है ना, ये purely I'll tell you कि this is very important. आप इसको widely आगे आने वाले answers में हम लोग use करेंगे. So ये ना आपको देर आर वेरी लेस थिंग्स विच आई विल से कि याद कर लो या रट्टा मार लो, ठीक है, बाकी तो हम लोग समझेंगे. बट दिस इज़ द लाइन आई वुड से कि आप इसको याद नहीं भी हो रही तो रट्टा मारो. ओके, यू हैव टू मग इट अप एनी हाउ. ऑल्सो एक चीज़ और मैंने पहले बोली थी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर करी थी. आई डोंट रिमेंबर फर्स्ट था और सेकेंड लेक्चर इन विच वी रेड अबाउट 3 कोट्स. वो 3 कोट्स थे ना, वो भी याद करने हैं. आई थिंक वो फर्स्ट ही लेक्चर में हमने कोट्स डिस्कस करे थे, तो वो भी याद करने हैं. सेकेंड थिंग इज़ दिस. ओके, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि दिस इज हैव टू मग इट अप. ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट कि इसमें एक्चुअली कहना क्या चाहता है. सस्टेनेबिलिटी लाइक जस्टिस occurs along a continuum and making progress along this is necessarily incremental. Restraint is its price. So what does it mean? It says कि this is a continuum. Okay, ठीक है. What does it say? We are here. So person says कि this is my highest success. मैं कह दूँ कि ये मेरी ना highest success है और मैं ये highest potential है. This is what I can do कि मैं ये सब इतना ही कर सकती हूँ. And लेकिन ये उससे आगे नहीं जा रहा. But actually his highest potential is here. But to get its highest potential he has to go through this continuum. एक सस्टेनेबिलिटी पाथ को फॉलो करना होगा, देन ओनली ही विल गेट हिज पोटेंशियल. एंड वो क्या है? वो पाथ को फॉलो करने के लिए कुछ प्राइस पे करना होगा, विच इज़ नोन एज रिस्ट्रेंट.
होपफुली थोड़ा आपको समझ में आया होगा. सो सस्टेनेबिलिटी लाइक जस्टिस occurs along a continuum and making progress along this is necessarily incremental होगा. of course आपकी progress increase होगी, आप more successful होगे, but what you have to pay, restraint is its price. all right, okay, so yeah, next we have is western religious ethics. so इसमें ना 3 theories हैं kind of which we are going to do again. हम अपने क्वेश्चंस में लिखेंगे, हम वो बोरिंग क्वेश्चंस नहीं लिख सकते, बोरिंग आंसर्स नहीं लिख सकते, हमको कुछ उसके अंदर डालना होगा सो दैट एग्जामिनर से हमको एग्जाम मार्क्स फेच करने हैं, राइट. सो फर्स्टली वी हैव इज़ बिब्लिकल ट्रेडिशंस. बेसिकली ये बाइबल से ही आया गया, वहीं से ये वर्ड बिब्लिकल बना है. तो उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं. नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट बिब्लिकल वैल्यूज़ आर सोशल जस्टिस, हॉस्पिटैलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, फॉरगिवनेस ऑफ डेथ्स एंड प्रोहिबिशंस ऑन यूजरी. ये सारी वैल्यूज़ जो हैं बिब्लिकल ट्रेडिशंस क्या कहते हैं कि सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, वीक्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, नॉट जस्ट द रिच वन. अगर आप वीक के प्रति भी प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ये आप बिब्लिकल ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हो. डेथ्स को फॉरगिव करना चाहिए एंड प्रोहिबिशंस होनी चाहिए यूजरी के ऊपर. नेक्स्ट इज जस्ट ऑन हाउ दे ट्रीट द पुअर. as per Bible और biblical traditions, what does it say that individuals and societies जो हैं वो जज की जाती हैं किस बेसिस पे कि वो ट्रीट कैसे करते हैं पुअर को. अगर वो पुअर को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर गुड सोसाइटी, बट अगर वो पुअर सेक्शंस को नहीं ट्रीट कर रहे हैं सो दे आर नॉट अ गुड सोसाइटी. दैट्स हाउ बिब्लिकल ट्रेडिशन सेज कि हम उस पर जज करते हैं. उसके अकॉर्डिंग एक गुड सोसाइटी क्या है, वेयर नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स, मीन्स वेल ऑफ पीपल, यानी कि जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों की टेक केयर करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनकी क्राइसिस में हेल्प करेंगे, उनके आंसर देंगे, ठीक है ना. दैट इज़ कि वो क्रैक से फॉल नहीं होना चाहिए कोई भी. क्रैक्स यहाँ पे उनकी कंडीशन को बता रहे हैं. तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया है कि आप जब याद करोगे तो आपको ऐसे पॉइंटर पे में ईजिली याद आ जाएंगे. नेक्स्ट इज़ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स. अगेन इट्स ये इंसिस्ट करती है कि सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए. लव फॉर गॉड को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर हम दूसरों को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं ना तभी हमारा लव फॉर गॉड है. अगर हम दूसरों के साथ बुरा ट्रीट कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि हमारा गॉड के लिए लव है, ठीक है ना. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया है बिब्लिकल ट्रेडिशन का. उसके बाद एक आइडिया आता है 10 कमांडमेंट्स. 10 कमांडमेंट्स हमें नहीं पता क्या 10 कमांडमेंट्स हैं, लेकिन मैं अपने आंसर में लिख दूंगी कि अगर क्वेश्चन आता तो आई विल लाइक वी शुड फॉलो द 10 कमांडमेंट्स ऑफ बिब्लिकल थ्योरी. तो एग्जामिनर हमको यहीं से नंबर दे देगा. हमने नहीं लिखा 10 कमांडमेंट्स क्या है, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये वर्ड लिख दिया, आई विल गेट मार्क्स, दैट्स इट. तो 10 कमांडमेंट्स वैसे मैंने थोड़ा सा लिखे हैं, जैसे कि नॉट स्टील नहीं करना, चुराना नहीं है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, एडल्ट्री नहीं कमिट करनी, एंड फॉल्स विटनेस को फॉलो नहीं करना है, मतलब बुरे काम नहीं करनी है, गुड थिंग्स करनी है. देन इट ऑल्सो फॉलोज टीचिंग्स ऑफ जीसस. एज मैंने कहा ही था कि ये बाइबल से आया है, सो ये जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करता है. एंड जीसस बोलते हैं हाउस एवर योर एनिमीज आर यू हैव टू लव योर एनिमीज एज वेल. येस, दिस इज़ वॉट इट्स टीचिंग्स से. जीसस हमें कहते हैं फॉरगिवनेस रखो, ठीक है ना, माफ़ करो, फॉरगिवनेस रखो, ह्यूमिलिटी रखो, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, एंड लव योर एनिमीज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एम्फेसिस करते हैं. मर्सी दया भाव उन पे दिखाओ जो नीड में है, ठीक है. जिन्होंने पाप करा उन पे भी दया दिखाओ. डजंट मीन कि भाई इसने तो ये बुरा काम करा है, इस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी, इसको तो हमेशा ही बुरा ट्रीट करना है. नो, बिब्लिकल ट्रेडिशन बाइबल सेज कि नो, यू हैव टू शो मर्सी टू देम. नेक्स्ट आता है स्टीवर्डशिप ऑफ क्रिएशन. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के टेक केयर. ये बेसिकली सीधा सीधा ना आपका टेकिंग केयर ऑफ अर्थ से रिलेटेड है. क्या आपको अर्थ की
टेक केयर करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ट्रेडिशन ये बोलता है, ये थ्योरी ये बोलती है। इसके रिसोर्सेज हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको वाइजली यूज़ करें, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। दैट्स व्हाट हमने पीछे भी बोला था, एथिक्स फॉर फ्यूचर वाले में भी यही कॉन्सेप्ट है, एंड सेम इसका भी मतलब यही है। उसके बाद आता है सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। दिस मीन्स दैट ऑल ह्यूमन लाइफ इज़ सेक्रेड एंड वैल्यूएबल। ये तो वेरी ईजी है कि हमको प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है नेचुरल डेथ के कॉन्सेप्शन से, ठीक है ना। ये तो वेरी सिंपल है, पढ़ के समझ में आ रहा है कि ह्यूमन लाइफ सेक्रेड है, वैल्यूएबल है। नेक्स्ट आती है रोमन कैथोलिक सोशल थॉट। देखो लेक्चर माइट भी थोड़ा सा हैवी लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बट ये थ्योरीज वी नीड टू रीड, ओके। नेक्स्ट है रोमन थॉट। रोमन कैथोलिक सोशल थॉट क्या कहता है? दे सेड वी जज्ड ऑन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन, पावरफुल, हैव ऑब्लिगेशन टू द पुअर एंड मिजरेबल। ये थ्योरी बोलते हैं कि जो भी डिसीजंस है ना, वेदर इकोनॉमिक है और इंस्टीट्यूशन है, वो किस पे जज होने चाहिए? डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन, कि ह्यूमन पर्सन की डिग्निटी कैसी, पावरफुल उसका देखना है, ठीक है ना। पावरफुल से मतलब है कि जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, स्पेशली जो पावरफुल हैं, दे आर ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो पुअर को ट्रीट करेंगे अच्छे से एंड मिजरेबल नहीं करेंगे उनके साथ, यू नो, सॉरी, ऑब्लिगेशन है कि वो पुअर और मिजरेबल को अच्छे से ट्रीट करेंगे, होम द पावरफुल वंस। ये रोमन कैथोलिक थ्योरी बताती है। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, जस्ट दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद एंड में आई हैव मेड एक और थ्योरी है, एंड उसके बाद आई हैव मेड अ टेबल फॉर यू, क्विक गो, कि बिब्लिकल में ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको, कीवर्ड्स ही लिखने हैं, सेम इसका। सो पहले मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया, एंड उसके बाद आपको टेबल में से याद करना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है डिग्निटी, रोमन का। अगेन डिग्निटी पे पहले भी इसने एम्फेसिस किया, इसमें भी। इसमें क्या बोलता है कि डिग्निटी इट सेज कैन बी रोलाइज एंड प्रोटेक्टेड ओनली इन द कम्युनिटी। व्हाट डज इट मीन? कि इट डजंट मीन कि वन पर्सन का, वन इंडिविजुअल का अच्छा होना चाहिए। जब पूरी सोसाइटी का अच्छा होगा तो इंडिविजुअल का ऑटोमेटिकली होगा। दैट्स हाउ इट सेज कि डिग्निटी को भी रोलाइजेशन तभी होगी, यानी वो डिग्निटी कब आएगी? जब पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तभी डिग्निटी की बात की जा सकती है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट चर्च हमें क्या सिखाती है? कॉमन गुड क्या है? इज सम टोटल ऑफ सोशल कंडीशंस दैट अलाउ पीपल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। कॉमन गुड यानी सबका भला तभी होगा जब ऐसी सोशल कंडीशंस आएंगी, जब जिसके कारण पीपल जब अपनी फुल पोटेंशियल पे रीच कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी इसी के रिलेटेड, विच इज़ सोशल कैपिटल, है ना। तो वो भी यही कह रही थी कि जब इंडिविजुअल अपनी पूरी पोटेंशियल को रीच कर रहा है, दैट मीन्स वी हैव सोशल कैपिटल। सेम चर्च का भी यही इसमें फुल पोटेंशियल वाला ही पॉइंट है। नेक्स्ट इनहेरेंट वर्थ, राइट टू लाइफ एंड द राइट टू एक्सेस बेसिक कम्युनिटी। सिंपल है, राइट टू लाइफ होना चाहिए, बेसिक कम्युनिटीज़ को राइट करने का एक्सेस होना चाहिए। सॉलिडेरिटी, ये समझो, सॉलिडेरिटी बेसिकली इसमें बोल रहा है कि पुअर्स के साथ आपको सॉलिडेरिटी दिखाने की ज़रूरत है, एक मत दिखाने की ज़रूरत है, उनके साथ बना के, यानी कि उनको आप निगलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये पॉइंट ऊपर भी पहली थ्योरी वाले ने बोला था, इसमें भी बोला गया। लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट सब्सिडियरिटी, व्हाट डज इट मीन? सोशल इकोनॉमिक इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड एट मोस्ट लोकल लेवल पॉसिबल। इसका ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड, हर चीज़ सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एट लोकल लेवल। जितना ज़्यादा लोकल लेवल पे इश्यूज एड्रेस होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। सो ये कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज, स्पेशली दीज इश्यूज, तो लोकल लेवल पे ही एड्रेस होने चाहिए। ये कौन सी थ्योरी बोल रही है? रोमन कैथोलिक सोशल थॉट, ओके। लास्ट पॉइंट इज जस्ट वॉर थ्योरी। ये कहते हैं वॉर तभी होना चाहिए बिल्कुल जब लास्ट रिजोर्ट जाए, मतलब उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट टू अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। सो ये पॉइंट्स थे थियरी के रोमन के। नेक्स्ट इज Protestants and Eastern Orthodox. This is the last theory. This says
पर्सन शुड बी डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। ये वाले कीवर्ड्स तो आप डायरेक्टली बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। तो प्रोटेस्टेंट्स इसमें बिलीव करते हैं डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड इंडिविजुअलिज्म। रोमन वाली सोसाइटी में बोलते थे कि पूरी सोसाइटी का भला होगा तो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ही बोलते हैं प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। व्हाट डज इट मीन कि हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गॉड की विल को डिसॉन करे, उसकी कमांड्स को फॉलो करे। दैट्स व्हाट इज़ प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। ये सिंपल है। देखो, वी वुड से कि हाउ डू वी रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एथिकल डुअलिज्म। ये क्या कहता है? ये कहता है और ये थियरी बिलीव करती है डुअलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब डबल व्यू, नॉट जस्ट सिंगल व्यू, जिसमें बोलता है कि अच्छे और बुरे हमेशा कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में है, कि एक तरफ गुड पीपल हैं, एक तरफ ईविल लोग हैं, और उनमें हमेशा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये बोलता है एथिकल डुअलिज्म। यह तो हमने पढ़ा भी है। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जैसे हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स पढ़ा था, उसमें कहता है एब्सोल्यूटिज्म क्या कहता है, जो चीज़ रॉन्ग है दिस इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसमें 19-21 का फ़र्क ही नहीं है, आप नहीं कह सकते। जैसे हमने हाइंस डिलेमा वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, कि उसमें हमने हाइंस डिलेमा में हमने पढ़ा था कि भाई उसने ड्रग अगर वो स्टील करता है तो वो रिलेटिव एथिक्स वाले कह सकते हैं कि येस उसने सही करा है बिकॉज ही वॉज इन नीड, लाइफ एंड डेथ का सवाल था। बट एब्सोल्यूट एथिक्स क्या है, नहीं, स्टीलिंग इज़ रॉन्ग। दैट्स हाउ इसमें डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है एथिक्स का, कि गुड एंड इविल के बीच में ऑलवेज कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और जिसको क्या लीड, जिससे क्या होता है कि पर्सनल मोरालिटी रेजिस्ट टेम्पटेशन एंड अवॉइड सिन। जिससे क्या बोलते हैं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पर्सनल मोरालिटी पे एम्फेसिस होना चाहिए। अब गुड भी हो रहा है, इविल चीज़ें भी हो रही हैं, तो उसमें आप कैसे निकलोगे? जब आपकी पर्सनल लेवल पे मोरालिटी होगी, मॉरल वैल्यूज़ को आप फॉलो करोगे, देन ओनली यू विल गेट थ्रू इट, राइट। आपको टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना होगा, आपको देखना होगा विच इज़ गुड विच इज़ नॉट, एंड अगेन सिंस को तो अवॉइड करना होगा, तभी आप एथिकल पाथ पे चल सकते हो और पर्सनल मोरालिटी को भी फॉलो कर पाओगे। लास्ट वन, सोशल जस्टिस। ये तो वेरी सिंपल है कि सोशल जस्टिस होना ही चाहिए, कि सोशल जस्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड केयरिंग फॉर द पुअर। सो दिस वाज द थॉट ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। अब देखो टेबल में इजीली पढ़ते हैं। बिब्लिकल ट्रेडिशंस का क्या कहना है? सोशल जस्टिस होना चाहिए, वीक्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सोसाइटी में जो भी क्रैक्स हैं यानी कि पुअर्स को साथ लेके चलना है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट, जीसस ने बोला फॉरगिव करो इवन योर एनिमीज़। गॉड के लिए लव होना कैसे एक्सप्रेस किया है कि मतलब आप भगवान से आप तभी मानते हो जब आप दूसरों को अच्छा ट्रीट कर रहे हो। आप दूसरों को बुरा ट्रीट कर रहे हो ना, यू आर नॉट लविंग योर गॉड। ये अपनी हमें लाइफ में सीखना ही चाहिए। 10 कमांडमेंट्स, ये इजीली बहुत अच्छे से यूज़ होगा क्वेश्चंस में। मर्सी, स्टूवर्डशिप एंड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। रोमन थॉट्स, व्हाट डज इट से? ह्यूमन डिग्निटी, communitarianism ensures dignity, allows people to realize their potential, inherent worth, provides right to life, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, and access to basic necessities, subsidiarity हमने पढ़ लिया, just war theory, ends and means etc. ends and means वाली थोड़ी तो हमने पहले भी पढ़ी है, वही इससे लिंक कर दिया इसमें। ends and means को ध्यान में रखते हुए वॉर को देखना। प्रोटेस्टेंट्स, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इंडिविजुअलिज्म, गुड वर्सेस इविल, सोशल जस्टिस। तो ये पॉइंट सबको याद करने हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। PYQ, दिस इज आस्क्ड इन 2013, क्वेश्चन नंबर 7, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ? देखो, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताती हूँ कैसे हम क्वेश्चन को एड्रेस करना है, इफ़ यू आर अ वेरी बिगिनर, ठीक है ना, और इफ़ यू आर नॉट, दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। गुड ऑफ इंडिविजुअल है, गुड ऑफ ऑल है, मैंने हाईलाइट कर दिया। तो सबसे पहले इंट्रो में आप क्या करोगे? इंट्रो लिखते हो पहले भी किसी भी आंसर की, यू विल राइट इंट्रो। इंट्रो में आप लिखोगे जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आप क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। कीवर्ड्स को आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट, कीवर्ड्स को डिफाइन करके आप स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन दोगे, सॉरी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन दोगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आपको ये वाली स्टेटमेंट को एड्रेस करना है। मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को एड्रेस पूरा करना है। जब तक आप पूरे एक एक क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पहला आपने इसको डिफाइन करा, उसके बाद इससे स्टेटमेंट को पूछा है आप स्टेटमेंट से क्या समझते हो। अब आपने सिर्फ इसको लिख दिया या आपने सीधा इसको लिख दिया कि भाई पब्लिक लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसकी डेफिनेशन लिख दी, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन ही नहीं करा, तो आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि पार्ट्स बाय पार्ट्स सबको चलना है, पार्ट्स एंड पार्ट्स में आपको आंसर को लिखना है, तभी आप लिख पाओगे, तभी आपके पॉइंट्स की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। आप यू विल नॉट रन शॉर्ट ऑफ द पॉइंट्स। ऑलराइट, ओके, सो यस द क्वेश्चन सेज कि इंडिविजुअल का गुड किस में है, गुड ऑफ ऑल, ये हमने ऊपर थियोरी में पढ़ा था। सिर्फ जब सोसाइटी का भला होगा तो इंसान का खुद हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल का खुद होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो मैंने लिख दिया इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इस कीवर्ड को एक्सप्लेन करा। गुड ऑफ इंडिविजुअल अलोन इज़ नॉट ओनली रेयर बट ऑल्सो अनसस्टेनेबल, हैंस वन इंडिविजुअल्स। अब देखो मैं पूरा आंसर आपको बताने वाले, मतलब वो एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। तो हमने इसको एक्सप्लेन करा, इसको डेफिनेशन को, ये दिस विल बी आर इंट्रो, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दिया, इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है। फर्दर इट मीन्स, हेडिंग डाल के लिखा कि इसका क्या मतलब है। ये देखो आपके सामने है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिटेरियन एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स, इंडिविजुअलिस्टिक एथिक्स, ये सब मैंने आपको लिखा हुआ है। आप लोग इस आंसर को पढ़ना, अभी इतना हम डीप में गए नहीं हैं, दैट्स आई एम नॉट रीडिंग इट ऑल आउट, ठीक है ना। तो मैंने इसमें 3 पॉइंट्स लिख दिए। इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा नंबरिंग ही लिखनी है। अगर आप वो ऐसे एरो डालोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे, तो ना एग्जामिनर क्या करेगा, उस चीज़ पे नहीं ध्यान देगा। जब पॉइंट्स लिखेगा कि हाँ भाई बच्चे ने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको नंबर देगा ना। आपने इंट्रो भी दिया, आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे इस प्रिंसिपल को पब्लिक लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। पब्लिक लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमने फिर से हेडिंग डाला और पॉइंट्स में लिखा, पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है ना। 6 पॉइंट्स लिख दिए, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा कि नहीं। भाई बच्चे ने पूरा क्वेश्चन को एड्रेस करा है। फिर हमने जो कीवर्ड्स थे, आप हो सके तो उसको अंडरलाइन कर देना, नहीं हो तो भाई कोई बात नहीं, बट इफ़ यू कैन। अवेयरनेस हमने पढ़ा था, अवेयरनेस ऑफ ऑल बाय वैल्यू एजुकेशन, कैसे पब्लिक लाइफ में अवेयरनेस फैलाने से, कम्युनिटेरियनिज्म, CSR के एग्जाम्पल, कर्टेलिंग इंडिविजुअल लिबर्टी सोशल ऑर्डर के लिए, यही नॉट जस्ट क्रेव फॉर राइट्स बट डू ड्यूटीज एज वेल, इट्स गांधी। ये देखो ये सीधा सीधा बिब्लिकल वाले से मैंने पॉइंट ऐड करा है। एंश्योरिंग अ सोसाइटी वेयर नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक, नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक बिब्लिकल में हमने पढ़ा था ना अभी, आई विल शो यू अगेन। yep, नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स। डायरेक्टली मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बाइबल, पूरा मैंने लिखा भी नहीं अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल ट्रेडिशन, लेकिन मैंने बाइबल लिख दिया, एग्जामिनर को पता चल गया अभी बच्चे ने पढ़ा है एंड ही नोज दैट। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स कि इन पॉलिसीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दीज आर सम स्कीम्स, यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट उसके बाद आता है कॉन्क्लूजन, दिस शुड बी अप्लाइड इन करंट चैलेंजेस, जिसमें दैट्स हाउ कहाँ अप्लाइड हो रहा है। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ऐड करूँगी मैं, और आप भी करो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से पॉइंट्स फैच करके आप लिख सकते हो काफ़ी, दैट विल बी योर कॉन्क्लूजन। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, 2017 में इंक्रीज नेशनल वेल्थ डिड नॉट रिजल्ट इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम एनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर अ स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ मेजॉरिटी। देखो वही बात है, स्मॉल माइनॉरिटी की कॉस्ट पे मेजॉरिटी का बेनिफिट हो रहा है, यानी रिच आर गेटिंग रिच, पुअर आर बिकमिंग पुअर। इसका सीधा मतलब ये है, हमें पता है, हम सब देख रहे हैं कि हमारी नेशनल वेल्थ बढ़ रही है। लेट्स से आई से इजी फॉर्मेट में मैंने बोल दिया नेशनल इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है या नेशनल वेल्थ बढ़ रही है, तो क्या वो सभी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेनिफिट्स का? नहीं हो रहा।
जिनकी वेल्थ बढ़ रही है वही अमीर हो रहे हैं। क्या पुअर्स को भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलने लग गया क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो नेशनल वेल्थ इंक्रीज़ करना डजंट रिजल्ट इन की इक्विटेबल बराबर बटना शुरू हो जाएगा। जब बराबर ही होना लग गया ना, तो फिर तो हमारी कंट्री से पुअर ही नहीं रहेंगी, डेवलप में पहुंच जाएगी कंट्री, राइट। सो वैसा नहीं हो रहा। इट हैज़ क्रिएटेड ओनली सम एनक्लेव्स ऑफ मॉडर्निटी। अगैन कुछ मॉडर्निटी के एनक्लेव्स हैं, प्रॉस्पेरिटी हुई, लेकिन किसके लिए? सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी के लिए। यहाँ पर माइनॉरिटी पुअर को नहीं बोला गया, माइनॉरिटी रिच लोगों को बोला गया कि कुछ रिच लोगों के लिए ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मॉडर्निटी आ रही है। किसकी कॉस्ट पे? मेजॉरिटी की कॉस्ट पे, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारी कंट्री का सेक्शन इज़ पुअर, इज़ नॉट दैट गुड, इज़ नॉट दैट रिच, नॉट वेल्दी, राइट। सो ये अगेन जो हमने थियरी पढ़ी है वहाँ से सारे इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ईजिली इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे। अब केस स्टडी पे आओ। ये केस स्टडी काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें ऊपर से बता देती हूँ, आप लोग इसमें पढ़ना PDF से बाद में अच्छे से। तो इसमें क्या है कि प्रभात है, देखो उससे पहले केस स्टडी को कैसे पढ़ना है। अब ये केस स्टडी काफ़ी बड़ी है, आपके वास्ते एग्ज़ाम में मैक्सिमम 14 मिनट्स होंगे एक केस स्टडी को सॉल्व करने के, और कभी कभी तो एंड में 7, 8, 9, 10 ऐसा ही मिनट बचते हैं। तो उस मिनट में आपको केस स्टडी भी पढ़नी है, आपको आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स को फाइंड करना है, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। एंड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो डिलेमास हैं इसमें वो फाइंड आउट करना है, वो साथ साथ फाइंड आउट करना है जब आप इसको रीड करोगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे स्टेक होल्डर्स हैं आप उसको सर्कल करते जाओ, और जो डिलेमास हैं आप उसको अंडरलाइन करते जाओ, जैसा भी आपको सूट लगे वैसा आपको करना है। अब इसमें क्या है, प्रभात सबसे पहला स्टेक होल्डर हो गया। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इसमें पर्सन्स अफेक्टेड हैं, ठीक है ना, जो आर इन्वॉल्व है। जैसे स्टेक होल्डर प्रभात है, वाइस प्रेसिडेंट है, इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वो अफेक्ट हो रहे हैं जिनसे। डिलेमास तो पता ही, डिलेमास मतलब क्या, उनकी प्रॉब्लम क्या है उनमें। इसको सिंपल भाषा में बोलो तो लेट्स जस्ट से कि 4-5 पीपल हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी डेजिग्नेशंस है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कुछ है, तो इनकी कुछ सिमिलर सबकी एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 5 लोग क्या हो गए, ये हो गए स्टेक होल्डर्स जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रॉब्लम है विच इज़ डिलेमा। कुछ अब उस डिलेमा को सॉल्व करते हुए कुछ एथिकल डिसीजंस ले होंगे, वो एथिकल डिसीजंस राइट हैं, रॉन्ग है, एथिकल डिलेमास कहाँ हैं, ये ऐसे पूछते हैं, एथिकल डिलेमास क्या है, एथिकली चीज़ें कहाँ रॉन्ग हो रही हैं, दैट्स हाउ इट्स आस्क्ड। सो सबसे पहले प्रभात विच इज़ अ फर्स्ट स्टेक होल्डर। प्रभात क्या है, एक MNC में वर्क करता है विच इज़ लाइक स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड, MNC है, लेकिन एक्चुअली अभी उनकी कंपनी लॉसेस में जा रही है, डिफ़िकल्ट टाइम्स है, सेल्स नहीं हो रही है। तो कंपनी ने उसको बोला है, भाई यू हैव टू प्रोक्योर सम बिग ऑर्डर, स्पेशली गवर्नमेंट बिग ऑर्डर, ओके। और बोला है ये नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। एंड नाउ थिंग इज़ दैट ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली, ही हैज़ टू चिल्ड्रंस जिनका खर्चा, जिनकी फीसें भी उठानी है उसको, उसकी एक सिक मदर है उसका भी उसको ख्याल रखना है, ठीक है। अब लोकल बॉसेस जो हैं उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई तुमको कंपनी को आगे लेके जाना है। उसकी पुअर परफॉर्मेंस को भी रिमाइंड किया गया है, रेप्रीमांडेड मतलब उसकी पुअर परफॉर्मेंस के लिए उसको डांटा गया कि भाई तुमको इसको इम्प्रूव करना है, अदरवाइज वी विल फायर यू। अब वो एक टेंडर चाहते हैं, एक ऑर्डर चाहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, सो दे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रीच करते हैं। इन द सेम थिंग जब ये सब हो रही है, एज ए सेड उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी है, सिंगल ओनर है, तो उसके सेक्रेटरी जो होते हैं कंपनी का, प्रभात की सेक्रेटरी ऑफ प्रभात कंपनी, प्रभात जिस कंपनी में काम करता है उसका जो सेक्रेटरी है वो इन्फॉर्म करता है कि एक सुभाष वर्मा नाम का एक जेंटलमैन है। अब वो कौन है, वो ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन कंपनी का है, नॉट पार्टी, ऑपोजिशन कंपनी का है। एंड ही सेड कि मैं आपको ना उनकी हमने उनका टेंडर लिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने कैसे लिए। मैं उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो कैसे CV लिखना है, कैसे चीज़ें बोलनी है, कैसे कन्विंस करना है, आई कैन टेल यू ऑल, बट इन रिटर्न ही वांट्स टू कि वो मुझे हायर कर ले इस कंपनी में,
ठीक है, अभी मुझे हायर कर लो आपकी कंपनी में, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ओके, नाउ ही इज़ इन डिलेमा प्रभात, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. कि सेज बेसिकली उसने क्या बोला कि उसके पास कुछ कॉपीज़ हैं बिड डॉक्यूमेंट, यानी जो जिस डॉक्यूमेंट्स की बिड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब उन्होंने गवर्नमेंट से वो टेंडर मांगा तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्या क्या चीज़ें लगाई, वो उसके पास है बिडिंग बात करने के लिए. ठीक है, वो सब वो उसके साथ शेयर कर देगा, बट आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देना. अब प्रभात अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी इंस्टेंटली, उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और सुभाष वर्मा की भी हेल्प हो जाएगी. ही विल गेट इन दिस कंपनी, क्योंकि वो तो उनकी राइवल कंपनी के लिए ऑफर कर रहा है ना, मतलब सुभाष इज इन द राइवल कंपनी ऑफ प्रभात कंपनी. नाउ द क्वेश्चन इज डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड. सबसे पहले ऐसा एथिकल इश्यूज पूछेगा क्या है. दूसरा पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शंस, क्या क्या है प्रभात के पास इन द अबव सिचुएशंस. ऑप्शंस अवेलेबल टू प्रभात, व्हाट ही कैन डू, व्हाट आर द ऑप्शंस, एंड विच ऑफ द अबव वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एंड वाई. प्रभात के लिए सबसे पहले एथिकल इश्यूज़ क्या हैं. अब आप देखो, एथिकल इश्यूज़ ये है ना कि अगर वो उसका एक्सेप्ट कर लेता ऑर्डर तो वो क्या कर रहा है, चीटिंग से कर रहा है. आपने पढ़ा था ना एक विसल ब्लोअर डिलेमा, विसल ब्लो करेगा या नहीं करेगा. अब इसमें भी ये है प्रभात विसल ब्लो करेगा या नहीं करेगा, तो आप विसल ब्लोअर भी ऐड कर सकते हो इसमें. कैसे, अब आंसर देखो कैसे लिखा जाता है. ऑप्शंस उसके पास मेरिट डिमेरिट एथिकल इश्यूज़. ऑप्शंस में आपको क्या क्या है, मेरिट डिमेरिट्स लिखनी है, एथिकल इश्यूज़, कोर्सेज ऑफ एक्शंस, ये सब आस्क्ड. ये मैंने आपको लिखा है कि मतलब एक्चुअल में ऐसा क्या क्या लिखना होता है. यू डोंट हैव टू राइट एट दिस स्टेटमेंट. नंबर 1 ए से स्टार्ट करो. बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं, व्हाट आर दोस. कॉन्फिडेंशियलिटी, अगेन अगर वो सुभाष वर्मा उसको शेयर कर रहा है, सीधी बात है ना, वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी है, को ब्रीच कर रहा है, वो अपनी कंपनी को तो धोखा दे रहा है ना, उसके एथिक्स के खिलाफ जा रहा है. इज़ गोइंग अगेंस्ट हिज कंपनी. सो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहा है. इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कहाँ गई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज लिंक्ड विद ऑनेस्टी. अब प्रभात इज फेस्ड विद डिलेमा रिगार्डिंग द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग वर्मा's ऑर्डर ऑफर. अब उसको अपनी इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है और डिसीजंस भी बेस्ट लेने हैं, कंपनी के हित में हो, बेस्ट इंटरेस्ट में हो, स्टेक होल्डर्स के भी इंटरेस्ट में. इंटीग्रिटी, फेयरनेस. तो देखो आप देख रहे हो जो हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं ना, ऐसे आप याद करोगे, सॉरी ऐसे आप लिखोगे, यही तो एथिकल कीवर्ड्स, ये एथिकल इश्यूज़ हैं. इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, फेयरनेस है या नहीं, प्रॉपर्टी है या नहीं, एटमोस्ट ऑनेस्टी है या नहीं, लॉयल्टी है या नहीं. ये सारे डिलेमास हैं प्रभात के लिए कि वो लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, वो फेयर रहेगा या नहीं रहेगा, वो जॉब्स को देखेगा या मीन्स को. एंड वर्सेस मीन्स हमने पढ़ा था ना यहाँ पे. मीन्स क्या है कि भाई वो गलत वे से वर्मा से, सुभाष से अपनी डॉक्यूमेंट्स ले ले, उसके दूसरी कंपनी वाले और ले ले, लेकिन एंड्स विल नॉट बी एथिकल. पॉसिबल नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का भी केस इसमें आ सकता है. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस वर्सेस हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस. ड्यूटी टू फैमिली, फैमिली की भी ड्यूटी है उसके ऊपर. सो दीज आर ऑल दी डिलेमास. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस. अब एक और बात, जब आपके पास लेंथी क्वेश्चंस हो ना तो आपको 5-6 ऑप्शंस नहीं लिखने हैं. इतनी तो पहली बात स्पेस ही नहीं होगी, और दूसरी बात अगर आप 5-6 ऑप्शंस लिखोगे ना भाई, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है. जैसे सेट मैक्स 14 मिनट्स है, मैक्सिमम 14 मिनट्स. सो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, मैक्सिमम 3 ही लिखना जब लेंथी क्वेश्चन हो. अगर एथिकल डिलेमास उसने दी हुई है, सॉरी एथिकल इश्यूज़ दिए हुए हैं, कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में दिए जाते हैं, 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है अभी तक यूपीएससी में अपनी केस स्टडीज़. 14 टाइप्स. किसी में बोल दिया एथिकल इश्यूज़ हैं तो डिलेमास बताओ, मतलब ऐसे ही मोड़ तोड़ के पूछे गए. तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं केस स्टडी के, तो आपको 3 ही लिखने हैं प्लीज़. ओके, बाकी तो आपकी मर्जी लिखना है, तो फिर आपका टाइम है. रिजेक्ट द ऑफ़र, पहला ऑप्शन है, ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, उसकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाएगी. दूसरा, रिपोर्ट कर दे हायर अथॉरिटीज़ को, भाई ऐसा ऐसा है, ही इज़ ब्रीचिंग हिज ओन कंपनीज पॉलिसीज़, बट इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसकी जॉब पे, उसकी फैमिली पे. एक चीज़ और देखो, इसमें मैंने लिखा है सॉक्रेटिक आइडियल मैन
and live Socratic ideal life to take just decision without worrying about personal consequences. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने क्यों लिखा है? आपको एक केस स्टडी में मेक श्योर करना है कि आप एक थिंकर का थॉट लिख रहे हो. ज़्यादा थिंकर्स नहीं लिखने हैं, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल आंसर नहीं लिखा है, और ऐसा ना वो एक भी ना लिखो. आप थिंकर लिख रहे हो, कौन लिखेगा थिंकर मुझे बताओ? वेरी फ्यू पीपल विल राइट आउट, लेकिन आप लिखोगे, आप मार्क्स फेच कर ले जाओ. ठीक है ना. आइडल सॉक्रेटिस के अकॉर्डिंग आइडल मैन कौन है? जो अटमोस्ट ऑनेस्ट है. और आइडल लाइफ क्या है? फेयर लाइफ जी रहा है, नो चीटिंग, ओके, इक्वालिटी, वो सब प्रिंसिपल्स पे चल रहा है. तीसरा उसके बाद ऑप्शन क्या है? ऑफर को एक्सेप्ट कर ले. ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या है? शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. अभी के लिए तो ही विल बी हैप्पी, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस कैन अफेक्ट हिज कंपनीज रेपुटेशन इफ़ इट गेट डिस्क्लोज कि उसने ऐसा करा था. तो थिंक कंपनी की रेपुटेशन कहाँ जाएगी और कंपनी नीचे गिर जाएगी. नाउ अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो लिखना है. इट्स लाइक अ समरी. आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप फिर वो लिखोगे. ठीक है ना. रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, और क्यों करना है. बिकॉज क्वेश्चन में पूछा था वाई. वो सब आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को देखते हुए. ये सब कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं. ठीक है. इन सब को देखते हुए यू विल राइट द आंसर कि ये कोर्स ऑफ एक्शन हॉलिस्टिक है एंड ऑल. दिस विल बी योर कंक्लूजन. लास्ट में हो सके तो ऐसा कंक्लूजन भी लिखना छोटा सा. ठीक है. दैट्स हाउ हम केस स्टडी करेंगे. मैंने देखो आपको आज केस स्टडी से इंट्रोड्यूस कराया है. आई डोंट वांट कि हम पूरा सिलेबस कर लें और एंड में केस स्टडी पे जाएं. आप साथ में चीज़ों को देख लोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा. फिर आप जैसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं तो वहीं पर आप सोच भी सकते हो एग्जाम्पल्स में भी क्या इसके डिलेमास हैं, क्या इसके सोल्यूशंस हैं. ठीक है. सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू असाइनमेंट. दिस इज़ द क्वेश्चन. ये ना हमारे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था ये क्वेश्चन. व्हाट डज़ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू? A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. मैंने पहली क्लास में आई थिंक डिस्कस करा था और हमने कहा था कि जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत टफ लगते हैं सबको, लेकिन हमने इसको थ्योरी से ही लिंक करके मैंने आपको समझाया था. अब आपको यही क्वेश्चन लिखना है. थोड़ा सा मैं सिंपली बता देती हूँ कैसे लिखना है. इंट्रो लिखोगे, बॉडी होगा एंड देन कंक्लूजन होगा. बॉडी में आप डायग्राम भी ऐड कर सकते हो, वो आपको देखना है कैसे आप ऐड करोगे. ठीक है. ये मैं आपके ऊपर कोई वो नहीं डाल रही कि आपको परफेक्ट आंसर लिखना है. आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है. अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया ना सबसे पहले तो आंसर भी लिखना आ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही आंसर लिखना है सबसे पहली बात. ठीक है. जो समझ में आता है बस लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन. ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करा था. Refer to the lecture again if you're not getting it. Revise your notes and then इसको लिखना है. सभी को लिखना है. It's compulsory. Okay. And इस असाइनमेंट को सबमिट करना है in the GS by प्रियंका जो चैट ग्रुप है उसमें. उसका लिंक मैंने मेन चैनल में पिन करा हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ पर सबमिट करना है. जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पे वी हैव 47-48 सब्सक्राइबर्स. आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू टू राइट दिस क्वेश्चन, write this answer and post it. अभी लिखोगे तो तभी है. If you are serious enough you will post it. And in the next class we will discuss this question. Okay. In every class we will get some assignment. So we will discuss this question. एक topic हो जाएगा उसके बाद assignment देंगे and आपको लिखना है. Okay. That's all. Thank you so much for watching this lecture. Please do subscribe यार. Please subscribe करो. Please, it's very important. It's a motivation for me to create more such good content for you. Please subscribe, like, share, comments, and please write down your comments. How do you liking this lecture? And also those जिन्होंने असाइनमेंट अपनी लिख दी ना तो यहाँ पर comments में पोस्ट करना I have done it. Okay? I have done it. हमने कर दिया है. I will get to know कि कितने हैं. Okay, that's it. See you in the next lecture. Next lecture will be out on the Wednesday.
Alright, thank you so much for watching.